अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है? तो वे अभिक्रियाएं जो केवल एक दिशा में ही संपन्न होती हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती हैं। मतलब कि अगर अभिकारक से उत्पाद बना रहे हैं तो उत्पाद से अभिकारक नहीं बनेगा, कहने का मतलब यह हुआ वे अभिक्रियाएं जो केवल एक ही दिशा में संपन्न होती हैं, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो केवल एक ही दिशा में संपन्न होती है। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो इसका एग्जाम्पल किस प्रकार से देंगे? सोडियम की जल के साथ अभिक्रिया, सोडियम की जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। सोडियम की जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं, उदाहरण सोडियम का प्रतीक होता है Na और जल का सूत्र होता है H2O। इस साथ जब अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अब ये एक ही दिशा में होती तो इस उत्पाद से अभिकारक को नहीं प्राप्त किया जा सकता, कहने का मतलब ये है आपकी उत्क्रमणीय अभिक्रिया। जो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है वो सिर्फ अभिकारक से उत्पाद बनाती है और उत्पाद से अभिकारक नहीं बनाती है। देखते हैं अभिक्रिया को संतुलित करते हैं। इधर 2H है, इधर 2 और 1 3H है, इधर 1 O और इधर 1 Na, इधर 1 Na। H संतुलन में नहीं है, इधर 3 होना चाहिए, इधर 3 है क्योंकि, तो 3 तो हो नहीं सकता, 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यहां 4 हो गया, यहां 3 था और लेकिन यहां पे हमने जब 2 से लगा दिया तो 2 और 2 4 हो गया। Na कितना हो गया? Na अपने आप में 2 हो गया। ये आपको हमने संतुलन कैसे करते हैं आपको हमने स्लाइड के द्वारा समझाया था। आपने नहीं देखा है तो पार्ट 1 में जाकर के आपको देखना पड़ेगा कि अभिक्रिया को कैसे संतुलित करते हैं। ये आपकी संतुलित अभिक्रिया है। दूसरी अभिक्रिया देखते हैं। सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया कराते हैं सिल्वर नाइट्रेट के साथ। सोडियम क्लोराइड का सूत्र होता है NaCl प्लस किसके साथ करा रहे हैं? सिल्वर नाइट्रेट के साथ AgNO3, AgNO3 के साथ अभिक्रिया कराएंगे। बनेगा क्या? AgCl, सिल्वर क्लोराइड बनेगा और सोडियम नाइट्रेट, AgCl प्लस NaNO3। ये इस अभिक्रिया में जो सिल्वर क्लोराइड है AgCl ये अवक्षेप के रूप में प्राप्त होगा। इस प्रकार से निशान के द्वारा भी दिखाया जाता है। अब देखते हैं संतुलन इसका। एक Na है, एक Na है, एक Cl है, एक Cl है, एक Ag और एक NO3 और इधर भी एक ही NO3 है। तो ये भी आपकी अभिक्रिया कैसे होगी? एक संतुलित अभिक्रिया होगी। इस प्रकार से हम अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया को पहचानेंगे। फिर देखते हैं अगली अभिक्रिया उत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय
क्या होती है उत्क्रमणीय क्रिया। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो दोनों दिशाओं में संपन्न होती हैं उत्क्रमणीय क्रिया कहलाती हैं। उत्क्रमणीय दोनों दिशाओं में संपन्न होती है मतलब अभिकारक से उत्पाद बनाती है और उत्पाद से फिर से अभिकारक प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार से वे अभिक्रियाएं जो समान परिस्थितियों में दोनों दिशाओं में चल सकती हैं, वे अभिक्रियाएं जो समान परिस्थितियों में दोनों ओर यानी कि अभिकारक से उत्पाद की ओर और उत्पाद से अभिकारक की ओर दोनों ओर चल सकती है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। इस प्रकार से हम उत्क्रमणीय अभिक्रिया को जानेंगे। अब बात करें इसके उदाहरण की, तो किस प्रकार से इसका हम उदाहरण देंगे। देखो, जब लोहा जल के संपर्क में आता है, जब लोहा नमी के संपर्क में आता है तो क्या होता है, लोहा यानी कि Fe प्लस जल H2O, तो लोहे पर जंग लग जाती है यानी कि लोहे के ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है, Fe3O4 बनता है आपका। और इसी के साथ में हाइड्रोजन गैस भी मुक्त होती है H2। क्या, जब लोहा नमी के संपर्क में आता है, लोहा जो होता है वो एक लोहचुंबकीय पदार्थ है और ये नमी के संपर्क में जब भी आएगा तो इस पर इसी के ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है जिसे हम जंग के नाम से भी जानते हैं और इसका कलर भूरा होता है जो आप लोगों ने देखा है। फिर इसको संतुलित करते हैं, एक Fe है, इधर 3 है, तो इधर क्या करना पड़ेगा, हमको 3 लगाना पड़ेगा, Fe हमारा संतुलित हो गया। इधर एक और है, इधर 4 है, तो इधर भी हमको 4 बनाना पड़ेगा, लेकिन H कितना हो गया, 8 हो गया, तो यहाँ पर हम 4 लगा दें, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, 4 हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। इस प्रकार से हम इस अभिक्रिया को संतुलित कर सकते हैं। फिर अगर तप्त अवस्था में लोहे के चुंबकीय ऑक्साइड पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करने पर, अगर ये लोहे का जो ऑक्साइड है, लोहे का ऑक्साइड इसी को हम कहते हैं, तप्त अवस्था में अगर लोहे के ऑक्साइड पर हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड करने पर क्या होगा, लोहे का ऑक्साइड सूत्र आपको बताया Fe3O4 क्या प्रोवाइड करते हैं, हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड करते हैं। क्या बनता है, फिर से हमारा Fe प्लस H2O फिर से बन जाता है, Fe प्लस H2O फिर से बन जाएगा।
इधर भी हमको कितना 3 लाना पड़ेगा। इधर वो 4 है, इधर 4 लेकर के आएंगे तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना लगा दें 4 लगा। अब समान परिस्थितियों में ये दोनों प्रकार से पहले क्या किया, अभिकारक से उत्पाद बनाया, फिर ये जो उत्पाद था इससे हमने अभिकारक प्राप्त कर लिया। तो ये आपकी एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है और इस अभिक्रिया को इस प्रकार आप दिखाते हो। एक लाइन में दोनों बातें लिखेंगे क्या, Fe प्लस 4H2O 3Fe प्लस 4H2O एरो। अब यहां पर उत्क्रमणीय अभिक्रिया का निशान ये रहेगा, देखो कैसे, इधर से हम इसको बना रहे हैं, किसको Fe3O4 को, Fe3O4 प्लस 4H2 और दूसरा निशान इस साइड को रहेगा ऐसे। ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया का निशान होता है कि इससे इसको और इससे इसको दोनों को ही बनाया जा सकता है। ये आपकी उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। क्या उदाहरण इस प्रकार है, जब लाल तप्त लोहे पर भाप प्रवाहित की जाती है, इसकी क्या लाइन लिखेंगे, जब लाल तप्त लोहे पर भाप प्रवाहित की जाती है। भाप का मतलब H2O नमी, भाप प्रवाहित की जाती है। तो आपका लोहे का ऑक्साइड और हाइड्रोजन मुक्त होता है, और जब लोहे के ऑक्साइड पर हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड की जाती है, भी किस अवस्था में, दोनों ही हमने बात की तप्त अवस्था में, दोनों किस अवस्था में हमने बात की, तप्त अवस्था में। इसकी समान परिस्थिति है और समान परिस्थितियों में दोनों ओर चल रह सकती है, इसलिए इस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहेंगे। इसके देखते हैं कुछ अन्य उदाहरण, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। अन्य उदाहरण दें, एग्जांपल CaCO3 क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड बनता है, CaO प्लस CO2 बनता है। और यह आपको हमने एक जगह और उदाहरण दिया है, कहां पर आपको याद होगा, तो वियोजन अभिक्रिया के ऊष्मीय वियोजन में आपको हमने उदाहरण दिया था। तो हमने ये भी बताया था ये एक प्रकार की उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। कौन, वियोजन अभिक्रिया एक प्रकार की उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। तो इसका भी निशान किस प्रकार से आएगा, इस प्रकार से ही इसका भी निशान लगाएंगे कि ये दोनों ओर चल सकती है। और भी इसके उदाहरण होते हैं, इनको देखेंगे एक्सरसाइज में, यहाँ पर रखते हैं सिर्फ और सिर्फ 2 उदाहरण। फिर देखते हैं इसका अगला पॉइंट क्या है रासायनिक अभिक्रिया में। तो अगली बात आपको बता रहे हैं विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, नाम से आपको स्पष्ट हो कि विस्थापित कर देना, विस्थापित होना, एक परमाणु का दूसरे परमाणु के द्वारा विस्थापित होना। लेकिन कौन किसको विस्थापित करेगा, यह बात भी जान लेना बहुत जरूरी है। जैसे उदाहरण के तौर पे एक बात बता समझो, एक कमजोर व्यक्ति और एक थोड़ा पावरफुल है, तो कौन किसको विस्थापित कर सकता है, पावरफुल वाला कमजोर व्यक्ति को विस्थापित कर सकता है। कुछ यही कंडीशन हमारी पदार्थों में और अणुओं में लगती है कि जो अधिक क्रियाशील है वो कम क्रियाशील वाले तत्व को उसी के योगी से विस्थापित कर देगा। इस अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया के नाम से जानेंगे। तो अगला है आपका विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, वह रासायनिक अभिक्रिया, वे रासायनिक अभिक्रियाएं
अभिकारकों में अधिक क्रियाशील वाले तत्व के या कम क्रियाशील वाले तत्व का कम क्रियाशील वाले तत्व का अधिक क्रियाशील वाले तत्व के विस्थापन द्वारा होता है। आपकी विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। या इसको इस प्रकार से भी, अथवा में एक और परिभाषा आप लोग याद रखोगे, थोड़ा इजी बता देते हैं कि इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व, इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। अधिक क्रियाशील वाला तत्व कम क्रियाशील वाले उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो इसका एग्जांपल किस प्रकार से देंगे? देखो, कॉपर और लोहे। अब पहली बात तो ये पहचाना जाए कि अधिक क्रियाशील कौन सा तत्व होगा, कम क्रियाशील कौन सा तत्व है। तो इसके लिए यहाँ पे तो नहीं, लेकिन आगे हम आपको एक सारणी बताएंगे जिसमें आप पहचान सकेंगे। यहाँ पर आपको लॉजिक बताते हैं, लॉजिक से आप पहचान जाओगे। उदाहरण दे रहे हैं, उदाहरण में समझना। जैसे Fe की अभिक्रिया करा रहे हैं, लोहे की अभिक्रिया या किसके साथ? कॉपर सल्फेट के साथ, CuSO4 के साथ। कॉपर सल्फेट का सूत्र होता है CuSO4, इसके साथ कराएंगे। तो अब इन दोनों में हम देखते हैं कि लोहा जो होता है वो अधिक क्रियाशील होता है कॉपर की तुलना में। कैसे? लोहे पर जल्दी जंग लग जाती है और कॉपर पर काफी समय में लगती है। तो जल्दी जंग लग रहा है यानी जल्दी से क्रिया कर रहा होगा ना, तो अधिक क्रियाशील है। तो कॉपर है जो वो विस्थापित हो जाएगा, Cu विस्थापित हो जाएगा और आपका फेरस सल्फेट बनेगा FeSO4। तो इस प्रकार से इसका विस्थापन होगा और यह अभिक्रिया जो है वो आपकी कहलाएगी विस्थापन अभिक्रिया। ये क्या है? लोहा कॉपर सल्फेट, ये सिर्फ कॉपर है और ये लोहे का सल्फेट अर्थात फेरस सल्फेट। ठीक, इस प्रकार से हम विस्थापन अभिक्रिया को जानेंगे। दो में से आप कोई भी एक परिभाषा जो आपको सिंपल लगे वो आप कर सकते हैं। फिर बात करें इसके अगले पॉइंट के, तो हम जानेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसी का अगला रूप ये था सिर्फ और सिर्फ विस्थापन, यानी कि विस्थापन हो रहा था। द्विविस्थापन यानी कि दो लोगों का विस्थापन होगा। यहां से पहचानेंगे विघटन किस प्रकार से? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक से उत्पाद पदार्थ का निर्माण अभिकारकों के यौगिकों के
विस्थापन द्वारा, और यह विस्थापन कैसा होगा, आयनों के द्वारा विस्थापन होगा, और यह अभिक्रिया आपकी कहलाएगी द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या, इस अभिक्रिया में उत्पाद पदार्थों का निर्माण, इस अभिक्रिया में उत्पाद पदार्थों का निर्माण किसके द्वारा होता है, अभिकारकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। अभिकारकों के बीच आयनों के आदान प्रदान एकदम सिंपल परिभाषा आपको दी है कि इस अभिक्रिया में उत्पाद पदार्थों का निर्माण अभिकारकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। बात करेंगे अब इसके एग्जाम्पल की, और आपको इसका आयनों का आदान प्रदान करके भी बताएंगे किस प्रकार से आयनों का आदान प्रदान होगा, यानी कि तत्वों का किस प्रकार से हम दो लोगों का विस्थापन करेंगे। जैसे सोडियम सल्फेट Na2SO4, Na2SO4, सोडियम सल्फेट की अभिक्रिया बेरियम क्लोराइड BaCl2 के साथ करा रहे हैं, BaCl2 के साथ करा रहे हैं, बनेगा तब आप लोग आयन की जानकारी रखनी होगी। सोडियम प्लस होता है SO4 माइनस होता है, और इसमें Ba प्लस होता है, Cl माइनस होता है। तो प्लस वाला प्लस के साथ, एक सिंगल वाले के साथ जाएगा और डबल वाला डबल के साथ जाएगा, तो आपका बनेगा NaCl, क्या NaCl प्लस, और आपका बनेगा BaSO4, BaSO4। अब हम इस अभिक्रिया को संतुलित करेंगे, इधर 2 Na 2 Cl 2 लगा दिया, ठीक है, एक Ba है एक SO4 है, एक Ba है एक SO4 है, तो बराबर है। ये बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड हो जाएगा, बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट था। इस प्रकार से इस अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान होता है। और बेरियम सल्फेट जो होता है यह सफेद अम्लीय अवक्षेप का निर्माण करता है। बेरियम सल्फेट जो होता है वो सफेद अम्लीय अवक्षेप का निर्माण करता है, तो यह बात भी आप लोग याद रखेंगे। अब बात आती है, एक क्वेश्चन मन में जागृत होता होगा कि हमने सोडियम सल्फेट का सूत्र यही क्यों लिख दिया, सोडियम क्लोराइड का ये क्यों लिखा, बेरियम क्लोराइड का ये क्यों लिखा, बेरियम सल्फेट का इस प्रकार से क्यों लिख दिया, या जल का सूत्र H2O क्यों लिख देते हैं, या ये NaOH क्यों लिख देते हैं, HC या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, ये सूत्र बनते कैसे हैं। तो इन सब के लिए हम आपको एक वीडियो बना करके देंगे, उसमें आप लोग सीखोगे। यहाँ पर नहीं बता सकते हैं कि आपका कोर्स चल रहा है, यहाँ पर यह समझना है कि आपने इसको पहले से जान रखा है। और साथ में आप लोगों को एक चीज और पता करनी होगी, जैसे हमने अभी बताया Na पर संयोजकता +1 होती है, Cl पर -1 होती है, Ba पर प्लस होती है, और SO4 पर माइनस होती है। बहुत से और ऐसे हाइड्रोजन पर +1 होती है। इस पर बहुत से ऐसे
ये सब पर आपको सजगता याद करनी होगी और आपको सक्रियता श्रेणी भी याद करनी होगी। सक्रियता श्रेणी को हम आपको बताएंगे, लेकिन इन ये बेसिक सीखने के लिए आपको हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के दूसरा वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि हम वहीं पर बेसिक का वीडियो अपलोड कर रहे हैं, वहीं पर आप उसको देख सकते हैं। यह विधा तभी आपको बहुत अच्छे से समझ में आती है।